आरआरबी टेस्ट सीरीज। इससे पहले के क्वेश्चन में हम आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में हम आज फिर से आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। इन विच कंडीशन ओरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू वुमन। शुड नॉट बी गिवन मतलब इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है। ओरल पिल्स का कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा है। कब नहीं दोगे आप ओरल पिल्स? ओरल पिल्स का मतलब क्या है? ओरल पिल्स, ओरल कंबाइंड पिल्स, ओरल कंबाइंड पिल्स कब नहीं दोगे? अस्थमा में, हाइपरटेंशन में, वजाइनल इन्फेक्शन या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स में तो देते हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स का मैनेजमेंट होता है ओसीपी, तो ये तो कट कर दो। वजाइनल इन्फेक्शन, ओसीपी का कोई रिलेशन नहीं वजाइनल इन्फेक्शन से। हाँ, कॉपर टी जरूर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वजाइनल इन्फेक्शन में, है ना। हाइपरटेंशन और अस्थमा। अस्थमा में देखिए, अस्थमा में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ओसीपी का। अस्थमा लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स में कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन सीवीएस सिस्टम में ओसीपी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ओरल पिल्स ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इसलिए हाइपरटेंशन में ओरल पिल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। समझ में आया क्या? ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको याद करना पड़ेगा। ओसीपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉपर टी का कॉन्ट्राइंडिकेशन और पीओपी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स का कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये पूछा जाता है ना। राइट आंसर हाइपरटेंशन है। रीजन समझ में आया क्या? ये बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 52। The Pong Dam is built on which of the following river? ये पोंग डैम है, ये कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या है? 20 है ना, जीके। Where does the fertilization takes place? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनको नजरअंदाज मत करो, अपने हौसलों को बढ़ाओ। समझ गए? कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? एम्प्यूलम में। देखते हैं आंसर समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले पूरे ऑप्शन को देखना है। इस्थमस में तो नहीं होता है। इस्थमस में होता है क्या? नहीं होता है। एम्प्यूलम में हाँ होता तो है। ओवरी तो बहुत ब्रॉड स्पेस है, इनफंडिबुलम में नहीं होता। राइट आंसर है हमारा एम्प्यूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। विच फंक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल एयर? इंटरनल एयर को साउंड वाइब्रेशन ट्रांसमिट करने का काम किसका है? वेस्टिब्यूल का है, ऑरिकल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ना, स्टेशियन ट्यूब का भी नहीं है। साउंड के वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट कौन करता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ट्रांसमिट करता है इंटरनल एयर को। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55। स्प्लिटिंग by the client with borderline personality disorder denotes। स्प्लिटिंग का मतलब पूछा है अल्टीमेटली उसने। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? ए ऑप्शन है अ प्रिमिटिव डिफेंस मैकेनिज्म इन विच द क्लाइंट सीज ऑब्जेक्ट एज ऑल गुड और बैड। पेशेंट को लगता है कि या तो सभी सही है या फिर सभी गलत है। सेकेंड ऑप्शन है एविडेंस ऑफ प्रिकॉशियस डेवलपमेंट। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी पढ़ा है, प्यूबर्टी से पहले, बिफोर 10 ईयर ऑफ एज सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होना, उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है अ ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड इन विच द क्लाइंट लॉस कॉन्टेक्ट विद रियलिटी। पेशेंट को रियलिटी से कॉन्टेक्ट नहीं होता है, पेशेंट अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? कहाँ देखने को मिलता है? साइकोटिक फ्यूज। साइकोटिक फ्यूज, साइकोटिक फ्यूज एक डिसीज कंडीशन होता है जिसमें पर्सन को न तो आइडेंटिटी होती है, न तो मेमोरी होती है, और ना ही पर्सन कॉन्शियस रहता है।
आइडेंटिटी, मेमोरी और कॉन्शियस नहीं होता, रियलिटी से बिल्कुल उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। डी ऑप्शन है टू डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी विद इन द बॉर्डरलाइन क्लाइंट, मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात कर रहा है ये। एक ही पेशेंट है जिसमें मल्टीपल नहीं, एग्जैक्टली दो पर्सनैलिटी देखने को मिलेगा। स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशियस डेवलपमेंट तो नहीं है, ये ओबीजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब 10 साल से पहले ही चाइल्ड में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है। साइकोटिक एपिसोड भी नहीं है ये। टू डिफरेंट पर्सनैलिटी भी देखने को नहीं मिल रहा है। स्प्लिटिंग में क्या करता है पर्सन, उसको ऐसा लगता है या तो एक पर्सन को कंप्लीटली बोलेगा कि राइट है या कंप्लीटली बोलेगा कि रॉन्ग है, मतलब जो भी बिलीव करता है, जो भी बिलीव करता है वो एक ही बिलीव करेगा, कंप्लीटली राइट या फिर कंप्लीटली रॉन्ग। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग पर्सनालिटी। स्प्लिटिंग पर्सनालिटी इज कॉमन इन बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। समझ में आया? इसका राइट आंसर है ए। स्प्लिटिंग का मतलब यही होता है कि या तो पर्सन स्ट्रांगली राइट बोलेगा या स्ट्रांगली रॉन्ग बोलेगा। कॉमनली किसमें देखने को मिलता है ये? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में। समझ में आया? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सेम इसी से रिलेटेड कि विच डिफेंस मैकेनिज्म इज सीन इन पेशेंट विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आंसर है स्प्लिटिंग। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट में कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाता है? स्प्लिटिंग। समझ में आया? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी पेशेंट्स का क्लासिकल फीचर क्या है? बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लासिकल फीचर क्या है? इमोशनली अनस्टेबल। इमोशनली अनस्टेबल, वो जो ये बोलते हैं डीपली जो अटैच होते हैं किसी से भी, किसी भी रिलेशनशिप में डीपली अटैच्ड हो सकते, बोलते हैं हम रह ही नहीं सकते हैं, एक पल भी नहीं गुजरता है। वो जो एक पल है वो डीप है बिल्कुल। तुरंत उस टाइम पर अगर उनका रिलेशनशिप ब्रेक होता है तो इसलिए ब्रेक होता है क्योंकि वो हाईली अवेयर होते हैं, हाईली कॉन्शियस रहते हैं, हाईली अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसे पर्सन्स का इमोशंस में कंट्रोल नहीं होता है। अनस्टेबल इमोशंस इज क्लासिकल फीचर ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये वही पर्सन है जो ये बोलते हैं कि यू आर करेक्ट 100% राइट, और एक बार जिसको इन्होंने 100% राइट मान लिया वहीं वो एक बार दूसरे पर्सन को 100% रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, इनका इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्लासिकल फीचर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। विच एवी ब्लॉक इज ऑल्सो रेफर टू एज मोर्बिड टाइप 2। सुना है क्या इसका नाम? एवी ब्लॉक का नाम, ऐसा चेहरों का रंग ओढ़ क्यों गया? एवी ब्लॉक का मतलब क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक, मतलब ये हार्ट ब्लॉक की बात कर रहा है ना? हार्ट ब्लॉक की बात कर रहा है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, 2nd डिग्री हार्ट ब्लॉक या फिर 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो आपने पढ़ा होगा हार्ट ब्लॉक या फिर मोर स्पेसिफिकली इसको बोला जाए एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। 3 कैटेगरी होते हैं इसके, 3 लेवल होते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। 1st डिग्री में क्या होता है? 1st डिग्री में स्लो एवी कंडक्शन। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर है, एट्रियोवेंट्रिकुलर का कंडक्शन स्लो होता है। कंडक्शन स्लो होता है, इसमें क्या होता है? जो पीआर इंटरवल है उसका नॉर्मल जो ड्यूरेशन है, नॉर्मल ड्यूरेशन होता है 0.122 to 0.20 सेकेंड, 0.122 to 0.20 सेकेंड। 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल मोर देन 0.20 सेकेंड हो जाता है। 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक में पीआर इंटरवल मोर देन 0.20 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, 2nd डिग्री में क्या होता है? 2nd डिग्री में जो ऐसे नोड इम्पल्स कंडक्ट करता है वो एवी नोड तक लेट से पहुंचता है। ऐसे नोड एंड
AV node receive impulse slowly. AV node progressively do not respond to impulse. ऐसे नोड जो भी इम्पल्सेस भेजता है, कुछ इम्पल्सेस के लिए एवी नोड रिस्पॉन्ड नहीं करता है और एक दो हार्ट बीट जनरेट नहीं होता है, तो प्रोग्रेसिवली हार्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है। और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट टाइप है मोबिट्स टाइप 1, जिसका दूसरा नाम है वेंकी बैच, ठीक है। दूसरा है मोबिट्स टाइप 2, इसका भी सेम है वेंकी बैच। समझ में आया क्या? टाइप 2 हार्ट ब्लॉक को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2। मोबिट्स 1 में क्या हो रहा है, एवी नोड रिस्पॉन्ड स्लोली, एवी नोड स्लोली रिस्पॉन्ड करता है। और मोबिट्स टाइप 2 में क्या है, intermittently AV node do not respond and 1 or 2 heartbeat escape, 1 or 2 heartbeat escape। टाइप 1 में तो क्या हो रहा है कि एवी नोड स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्ड कर रहा है तो हार्ट रेट स्लो होता जाएगा। टाइप 2 में क्या है, एक दो बार एवी नोड रिस्पॉन्ड नहीं करता है और हार्ट बीट एक दो स्किप हो जाता है। समझ में आ गया क्या? ये था टाइप 2 ब्लॉक। टाइप 3 ब्लॉक में क्या है, एवी नोड कंप्लीटली रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, एवी नोड कंप्लीटली स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट बाय देयर ओन सिग्नल्स, वेंट्रिकल्स अपने खुद के सिग्नल से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टाइप 3 हार्ट ब्लॉक में। समझ में आया? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मोबिट्स टाइप 2 किसको कहा जाता है? सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक को, ठीक है। इसमें आपको 3 चीजें याद रखना है, एक तो 4th ग्रेड होता ही नहीं है, 4th ग्रेड नहीं होता है, 3 ही डिग्री होते हैं। दूसरी चीज, सेकेंड ब्लॉक को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, मोबिट्स टाइप 1 और मोबिट्स टाइप 2, ठीक है। और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है? हाँ, जो भी है ये आता है, इसलिए मैं आपको ये इतना पढ़ाने के बाद मैं 3 लाइन इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को मोबिट्स टाइप 1 और टाइप 2 दो में कैटेगराइज किया गया है और सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का दूसरा नाम है वेंकी बैच, ठीक है। याद रहेगा इतना, बढ़े हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज कॉल्ड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रोटेशन? ये जीके का क्वेश्चन है। सैटेलाइट को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम नीडेड होता है उसको क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ मोमेंटम, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, पीरियड ऑफ मोशन और पीरियड ऑफ फोर्स, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, विच स्ट्रक्चर्स एक्ट एज वायर्स ऑफ टेलीफोन इन द बॉडी?
जो पूरे बॉडी पार्ट्स के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता हो और सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता हूँ। नर्व से कनेक्ट तो वेन और आर्टरी भी करता है, लेकिन सिग्नल ट्रांसमिट तो सिर्फ नर्व करता है ना। राइट आंसर है सी, नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मैथ हटा दो। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट? इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ बर्न इंजुरी इन द फर्स्ट 24 आवर। रिससिटेशन, एंटीबायोटिक, प्लास्टिक सर्जरी और ड्रेसिंग। क्या करेंगे? सबसे पहले आप फ्लूइड रिससिटेशन करोगे। अगर उसने ये पूछा है कि इन फर्स्ट 24 आवर प्रायोरिटी मैनेजमेंट फ्लूइड रिससिटेशन, आफ्टर 24 आवर, आफ्टर 24 आवर क्या करेंगे? आफ्टर 24 आवर प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट 24 आवर में फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करेंगे, आफ्टर 24 आवर में इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। इसने पूछा इन फर्स्ट 24 आवर, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, मैथ का है। द वर्ड इमोशन एटिमोलॉजिकली मीन्स, मतलब इसमें ये पूछा है कि इमोशन वर्ड का अराइज कहाँ से हुआ है? कहाँ से हुआ है? एक्सप्रेस, स्टिर अप, क्राई और टेस्ट। राइट आंसर है इसका टू स्टिर अप। इमोशन, ये शायद इमोर ऐसा कुछ वर्ड है, ग्रीक या लैटिन वर्ड है, उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू स्टर अप। ठीक है, राइट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, osmotic pressure and acid base balance of body fluids are maintained by। सोडियम, फ्लोरीन नहीं है, जिंक नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है, राइट आंसर सोडियम। ठीक है, सोडियम मिनरल है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, which of one of the following include the immediate step in resuscitation of the newborn? न्यूबॉर्न की रिससिटेशन के लिए इमीडिएट स्टेप क्या है? क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे, routinely giving sodium bicarbonate, squeezing the chest to remove secretions from the airway। secretions को रिमूव करोगे, या suction of the baby's stomach। क्या करेंगे? हाँ, बी को और डी का तो हम हटा सकते हैं। ए और सी है, ओरल और नेजल वे एयरवे को हम क्लियर करेंगे, या फिर स्क्वीजिंग द चेस्ट टू रिमूव सिक्रीशंस फ्रॉम द एयरवे। चेस्ट को स्क्वीज करने से सिक्रीशंस नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है। क्लियरिंग द ओरल एंड नेजल एयरवे। जब भी आप सीपीआर देते हैं तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एबीसी, एयरवे, ब्रीथ एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले आप एयरवे को क्लीन करोगे, क्लियर करोगे, ताकि ऑक्सीजन जो हम डिलीवर कर रहे हैं वो पहुंचे लंग्स तक। एयरवे ही अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप एयर कितने भी दो, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स तक पहुंचेगा ही नहीं। फिर बी में आप एयर ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे, और सी में फिर आप सर्कुलेशन देंगे। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूबॉर्न की, न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं। अगर आप अडल्ट की बात करेंगे तब क्या करेंगे? सबसे पहले सीएबी, सबसे पहले क्या करेंगे? कंप्रेशन। सबसे पहले आप कंप्रेशन करोगे, उसके बाद फिर एयरवे चेक करोगे और फिर ब्रीथ देंगे। समझ में आया ये चीज? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच इज नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। कम्युनिकेशन का थेराप्यूटिक टेक्निक कौन सा नहीं है? ह्यूमर, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, इन्फॉर्मिंग और रिफ्लेक्शन। कौन सा नहीं है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ह्यूमर का मतलब क्या होता है? किसी भी थिंग को आप फनी वे में कैसे बोल सकते हो, है ना? एक्सप्रेशन
ऑफ आइडिया इन फनी वे, जिसमें सामने वाले को बुरा भी ना लगे, ठीक है। इन्फॉर्मिंग का मतलब क्या है, आप राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, कैसे तरीका। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि सपोज एक पेशेंट है जो ये बोल रहा है कि मुझे गॉड की आवाज सुनाई दे रही है ना, आई कैन हियर गॉड्स वॉइस। आप उसको क्लियरली बोलोगे, डायरेक्टली बोलोगे कि सॉरी मुझे गॉड की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है। मतलब पेशेंट जो बोल रहा है आप रिफ्लेक्ट करोगे कि मुझे वो चीज समझ में नहीं आ रहा है। आप उसकी बातों को घुमाओगे फिराओगे नहीं, उसकी बातों को आप एक्सप्लेन करोगे, उसे रिफ्लेक्ट करोगे कि आपने बोला क्या है। आप उसको रिपीट करोगे कि क्या आप ये बोलना चाहते हो कि आपकी गॉड की आवाज सुनाई दे रही है। आप उस चीज को रिपीट करोगे कि आपको क्या आप ये बोलना चाहते हो। आपने जो पेशेंट ने जो बोला है आप रिफ्लेक्ट करोगे कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आ रहा है, क्या आप यही बोलना चाहते हो। समझ में आया। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है। इसमें क्या पूछा है कि विच इज नॉट अ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक, तो राइट आंसर है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। हाँ रिपीट करते हैं हम, पेशेंट जो बोल रहा है उसको हम रिपीट करते हैं, क्या आपका मतलब यही है। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, सेंटेंस पेशेंट का खत्म ही नहीं हुआ और आप हाँ हाँ है ना, पहले ही आप रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, जिसमें क्या होता है पेशेंट को लगता है कि ये सुन ही नहीं रहा है, तो ये थेराप्यूटिक टेक्निक नहीं है। राइट आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय अ नर्स। नर्स ने इसमें से कौन सी थ्योरी डेवलप किया है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, अनसर्टेनिटी इन इलनेस, हायरार्की ऑफ नीड और जॉब सेटिस्फेक्शन। राइट आंसर है इसका अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी। एक नर्स है, उस नर्स ने ये बताया था उसने ये बताया था कि इलनेस कभी भी सर्टेन नहीं होता है। इलनेस होने के बाद पेशेंट अपना रोल चेंज करता रहता है, पेशेंट का रोल अनसर्टेन रहता है, कहीं भी फिक्स नहीं होता है। यह थ्योरी किसने दिया था, एक नर्स ने दिया था। तो नर्सिंग थ्योरी है अनसर्टेनिटी इन इलनेस थ्योरी। ये नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसने इलनेस रिलेटेड थ्योरी दिया था कि इलनेस में कभी भी पेशेंट का रोल एक सा नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following is an example of risk for infection in nursing diagnosis। बताइए फटाफट, रिस्क फॉर इन्फेक्शन नर्सिंग डायग्नोसिस का एग्जांपल कौन सा है। डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस या वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। एक आप नर्सिंग डायग्नोसिस बना रहे हो जिसमें आपने डायग्नोसिस बनाया है कि पेशेंट इज हैविंग रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू कट इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्किन। तो ये किस टाइप का नर्सिंग डायग्नोसिस है, आप क्या डायग्नोस कर रहे हो उसमें, नहीं। क्या आप कोई नर्सिंग डायग्नोसिस एक्चुअली बता रहे हैं, क्या आप कोई रिस्क बता रहे हैं, यस। क्या आप पेशेंट की वेलनेस को प्रमोट कर रहे हो, नहीं। राइट आंसर है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ऐसे नर्सिंग डायग्नोसिस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस में आप क्या करते हैं, जितने भी ऐसे डायग्नोसिस जिसमें आप ये बोलते हैं रिस्क फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन, रिस्क फॉर वेट लॉस, जितने भी आप रिस्क बता रहे हो वो एक रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस है, जिसमें आप ये बोलते हैं कि पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करना है, आप नॉलेज को एनकरेज कर रहे हैं या फिर न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा रहे हैं, वो होता है वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये रीजनिंग है। व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी का इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन,
फ्रैक्चर एंड डिसलोकेटेड बोन, परमानेंट मेमोरी लॉस, नहीं परमानेंट तो नहीं होगा। एमआई होगा क्या? एमआई भी नहीं होगा। फिर फ्रैक्चर या मेमोरी लॉस भी हो सकता है। देखिए उसने इमीडिएट पूछा है, इमीडिएट साइड इफेक्ट टेम्परेरी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट, वन ऑफ द साइड इफेक्ट नहीं तो कॉम्प्लिकेशन बोलना चाहिए। अगर पर्सन ने, हम पर्सन को एनेस्थीसिया देते हैं उस टाइम पर कन्वर्जन्स होते हैं, कन्वर्जन्स के टाइम पर एक साइड इफेक्ट होता है कि फ्रैक्चर हो सकता है, लेकिन हर पेशेंट को नहीं होगा। इमीडिएटली आपको कंफ्यूजन देखने को मिलता है, पर्सन डिसओरिएंटेड रहता है और कंफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ए, टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, which of the following develop a tough coat and is gradually converted into a seed in plant? जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। इनमें से कौन सा एक टफ कोट होता है पहले तो, फिर स्लोली बीज में कन्वर्ट हो जाता है? क्या है? ओव्यूल, एम्ब्रियो, इनिशियली टफ कोट देन ग्रेजुअली सीड में कन्वर्ट होता है। मतलब इसने फर्स्ट स्टेज पूछा है, फर्स्ट स्टेज ओव्यूल, पहले ओवम होगा, ओवम के बाद जायगोट होगा और जायगोट के बाद एम्ब्रियो होगा। उसने पूछा है which of the following develops a tough coat and then gradually converted into seed, मतलब स्टार्टिंग में वो टफ कोट होता है, उसकी चारों तरफ एक आवरण होता है जो कि टफ होता है, फिर बाद में वो सीड में कन्वर्ट होता है। राइट आंसर है ओव्यूल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 71, which one of the following aspect is not considered as an indicator of a hospital system? हॉस्पिटल सिस्टम का कौन सा एक इंडिकेटर नहीं है? पेशेंट सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ केयर, पब्लिक रिलेशन और मशीनरी। पेशेंट सेटिस्फेक्शन तो है, हॉस्पिटल अच्छा है या बुरा है ना, हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में, हॉस्पिटल सिस्टम इफेक्टिव है या नॉन इफेक्टिव है, ये हम पेशेंट के फीडबैक से पता करते हैं, ये हमारा आंसर तो नहीं है। क्वालिटी ऑफ केयर, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉपर डायग्नोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे भी ये करेक्ट है। पब्लिक रिलेशन मतलब उस हॉस्पिटल के चारों ओर जो विलेज है, जो कम्युनिटी है, उससे उसका रिलेशन कैसा है, वहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी है। मशीन, हॉस्पिटल में मशीनरी सिस्टम कैसा है, इससे हॉस्पिटल सिस्टम का कोई रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप ये बोलोगे कि मशीन अच्छा है या बुरा है, तो ये आपको पेशेंट के क्वालिटी ऑफ केयर से पता चल जाएगा। पता चलेगा क्या? मशीन से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपको तो क्वालिटी चाहिए केयर में, डायग्नोसिस अच्छे से होना चाहिए, ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए। तो मशीनरी का हॉस्पिटल सेटअप से, हॉस्पिटल सिस्टम से कोई भी रिलेशन नहीं है। पेशेंट सेटिस्फाइड होना चाहिए हॉस्पिटल से, क्वालिटी केयर मिलना चाहिए, और हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पब्लिक है, हॉस्पिटल के बाहर जो पब्लिक है, उससे हॉस्पिटल का बेस्ट रिलेशन होना चाहिए। मशीन से कोई भी रिलेशन नहीं है। राइट आंसर हमारा डी, मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, which conventions are followed for spherical mirrors and lens? Which conventions are followed for spherical mirrors and lens? कौन सा है फॉलो करते हैं? जनरल फिजिक्स का साइन है ये, क्वेश्चन है ये, लेंस से रिलेटेड। कार्टेशियन, कार्टेशियन साइन, वो जो एक हमने इमेज पढ़ा होगा 10th में कि अगर ये इमेज है तो इसके सामने इमेज कहाँ बनता है? सामने की तरफ बनता है, और अगर आप आगे खड़े हैं तो वो इमेज नीचे बनेगा, और अगर आप पीछे खड़े हैं तो वो इमेज ऊपर बनता है, ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन साइन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, द ऑप्टिमल हेड सर्कमफेरेंस विल बी 45 सेंटीमीटर एट विच एज? कौन से एज ग्रुप में हेड सर्कमफेरेंस 45 सेंटीमीटर होगा? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं, इतना मत घबराओ। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है? नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस 32 टू 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। एग्जैक्टली 34 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये हेड सर्कमफेरेंस 3 मंथ में कितना होता है? 43 सेंटीमीटर। 6 मंथ में होता है 46 सेंटीमीटर और 1 ईयर में होता है 1 ईयर में 48 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ नियर बाय है क्या उसमें ऑप्शन? 45 सेंटीमीटर, मतलब हमें 6 मंथ के नियर बाय ढूंढना है। 4 मंथ ऑफ, क्यों 6 मंथ भी तो है इसमें। अच्छा 45 दिया हुआ है ना उसमें, हाँ करेक्ट, ठीक है। फोर मंथ ऑफ एज, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। 43 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, ये आप पढ़ेंगे अभी, है ना, सर पढ़ाएंगे तो आप पढ़ लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 मंथ। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, द एंशिएंट हड़प्पन सिटी ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? कहाँ लोकेटेड है? पंजाब, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या यूपी? मैंने तो गुजरात देखा है, आप लोग देख लेना इसका राइट आंसर। हो सकता है पंजाब हो, बट मुझे गुजरात याद आ रहा है। एक बार इसका राइट आंसर देख लेना, ठीक है। हाँ, मुझे तो इसका राइट आंसर गुजरात पता है। ठीक है, हड़प्पा सिटी इज इन द नियर बाय लोकेशन ऑफ गुजरात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, द स्टिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? स्टिक टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए करते हैं? रूबेला, डिप्थीरिया, मम्स और मिजलस। किसके लिए करते हैं? रूबेला के लिए, डिप्थीरिया के लिए, मम्स के लिए या मीजल्स के लिए? किसके लिए करते हैं स्टिक टेस्ट? डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, डिप्थीरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट का नाम है स्टिक टेस्ट। ठीक है, बढ़े आगे। मीजल्स और मम्स, मीजल्स स्पेसिफिकली एयरबोर्न और मम्स ड्रॉपलेट डिसऑर्डर से इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है, जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, रूबेला के लिए एक टेस्ट है, मुझे इसका भी नाम याद नहीं आ रहा है, हीम एग्लूटिनेशन इंडेक्स। हीम एग्लूटिनेशन इंडेक्स इज डायग्नोसिस फॉर रूबेला। ठीक है, डिप्थीरिया का स्टिक टेस्ट है। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, which is called as non probability sampling? कोटा सैम्पलिंग, ये फायदा होता है क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करने का। which is called as non probability sampling। क्या हुआ, क्या समझ में आया क्वेश्चन से? कोटा प्रोबेबिलिटी है। हाँ, एक बार पुराने पेजेस देख लो आप। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये फायदा होता है क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने के। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको लास्ट क्वेश्चन में मिल जाता है ना, इसलिए ऐसा मत सोचो कि मुझे एक क्वेश्चन को 100% कंप्लीट करना है, भले ही 5 मिनट लग जाए। राउंड बना करके चलो कि मुझे 2 से 3 राउंड लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन को 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं देना है। सेकंड राउंड लो, जो बन रहा है उसको करते जाओ, जो नहीं बन रहा है उसको छोड़ देता हूँ। फिर सेकंड राउंड में देखना जो नहीं बन रहा है उसको, है ना। देखिए इसमें पूछा क्या है,
विच इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी दो टाइप की सैम्पलिंग होता है। उसने पूछा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एग्जाम्पल क्या है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है, क्लस्टर सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी है, कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम है नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडमाइज्ड, नॉन रैंडमाइज्ड, नॉन रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग, नॉन रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। चांसेस है कि ये ग्रुप सेलेक्ट हो सकता है। अगर हम सबको यूनिफॉर्मली चांस देंगे सिलेक्शन के लिए, तब हमको डाउट रहेगा कि ये वाला ग्रुप भी सेलेक्ट हो सकता है। अगर हमने इसको ग्रुप में रखा ही नहीं है, इसको हमने क्राइटेरिया में रखा नहीं, सिर्फ इस ग्रुप को लिए रखा है कि ये हमारे कन्वीनियंट है, ये मेरे नियर बाय हैं, तो इसके सेलेक्ट होने का कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये मेरे कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। तो ये है नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडमाइजेशन। नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडमाइजेशन इसका एग्जांपल है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, रिसर्च ये है रिसर्च के क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस में सैम्पलिंग से और टाइप मेथड ऑफ रिसर्च से ऐसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप रट लेना। ये एक बार सारे क्वेश्चन हम डील कर ले, उसके बाद हम रिसर्च और मैनेजमेंट के टॉपिक्स देख लेंगे। ठीक है, ये सारे हैं किसके एग्जांपल हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के। मतलब इन सभी में सबको इक्वली डील करते हैं, सबको चांसेस है कि ये सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वली डील नहीं होता है। पहले कैटेगराइज कर देते हैं कि भैया ये ग्रुप को तो हमें स्टडी करना ही नहीं है, ये ग्रुप हमारे नियर बाय है या फिर कुछ भी कन्वीनियंट है, हम सिर्फ इसी ग्रुप से सैंपल लेंगे। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। जैसे कि कोटा उसने पहले आइडेंटिफाई कर दिया उसको सिर्फ HIV के सैंपल चाहिए, और HIV के सैंपल से भी किसने उसने जो A को डिटेक्ट किया है, उस A को ही बोला है कि आप बाकी ग्रुप्स को डिटेक्ट करो। ठीक है, तो बाकी ग्रुप्स के सेलेक्ट होने के चांसेस तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, समझ में आया ये वाला? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 77। नॉमिनल वेरिएबल्स आर ऑल्सो नॉन एज, ये भी रिसर्च क्वेश्चन है। नॉमिनल वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल का दूसरा नाम कैटेगरियल, कन्फाउंडिंग, डिस्क्रीट या ऑर्डिनल क्या है? कैटेगरियल क्या करते हैं? ये सिर्फ एक कैटेगरी बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स। जेंडर हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एज हो सकता है या लोकेशन हो सकता है। किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर कैटेगरी बना सकते हैं, उसी को बोला जाता है कैटेगरियल वेरिएबल्स या फिर नॉमिनल वेरिएबल्स। ऑर्डिनल वेरिएबल्स में क्या करते हैं? एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे कि हम मान लो 1 to 10 के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, या फिर अल्फाबेटिकली के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ये जब आप रिसर्च पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड टू, डाइट जिसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है वो किससे लिंक्ड हो सकता है? कार्डियक हार्ट डिसीज। किडनी फेलियर, बुलिमिया या एनोरेक्सिया से रिलेशन नहीं है, कार्डियक हार्ट फेलियर। ठीक है, बुलिमिया क्या है? क्या होता है उसमें? हाँ, और ईटिंग के साथ क्या होता है? ईटिंग प्लस वॉमिटिंग, ईटिंग भी करेगा और इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी करता है। और एनोरेक्सिया क्या है? लॉस ऑफ एपेटाइट। किडनी हार्ट फेलियर क्रिएशन है, राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाय। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है उसने ना। ऑप्शन ए पूछा ये है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स करता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है क्या? डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, ये तो नहीं करता है, डिप्रेस करने का काम तो नहीं करता है ना। इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम्स मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, इनहिबिटर्स को इनहिबिट करता है क्या, ये तो एंटी डिप्रेशन करता है ना। ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, क्या करता है, नोरेपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन को ब्लॉक कौन सा करता है, एंटी डिप्रेशन। रीअपटेक को ब्लॉक कर देता है, मतलब सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। रीअपटेक मतलब दोबारा कंज्यूम होने के लिए रोक देता है और नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए प्रमोट करता है। तो ये एंटी डिप्रेशन के लिए है। डिप्रेशन तो नहीं करता एंटीसाइकोटिक। इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ मोनोअमाइन, ये भी एंटी डिप्रेशन है। ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, ये काम होता है एंटीसाइकोटिक्स का। एंटीसाइकोटिक्स सिंपली क्या करते हैं, एंटीसाइकोटिक्स डिक्रीजेस डोपामाइन रिसेप्टर इन ब्रेन, डोपामाइन के लेवल को कम करने का काम करता है अल्टीमेटली एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। एंटीसाइकोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, किसका किसका नहीं, एंटीमेनिक डोपामिन को ब्लॉक नहीं करता है। एंटीमेनिक क्या कर, नहीं, डोपामिन से इसका रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन नॉरएपिनेफ्रिन से है, नॉरएपिनेफ्रिन से है। एंटीसाइकोटिक डोपामिन को ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि सिजोफ्रेनिया होता किस लिए है, सिजोफ्रेनिया कब होता है, जब डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। तो हम ऐसे ड्रग्स देते हैं जिसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाए, ठीक है। तो ना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विच डिसीज इज फैटल, ये फैटल है, ब्रेन डिसऑर्डर दैट आर कॉज्ड बाय द प्रायोन प्रोटीन, फैटल ब्रेन डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द प्रायोन प्रोटीन, सुना है क्या, नहीं सुना, ये कुछ रेयर क्वेश्चंस में से है। हाँ, क्रोड्ज़फेल्डर जेकब डिसीज, लेवी बॉडी डिसीज, मैड काउ डिसीज और फिक्स डिसीज। ये जब आप ब्रेन डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो ब्रेन डिसऑर्डर्स में आपको देखने को मिलेगा, जब पढ़ोगे तब, ठीक है। ये जो, हाँ तुक्का मारोगे, ठीक है, मारो तुक्का। हाँ, डी नहीं तो ए आएगा था, क्यों, ये थोड़ा दाना पहचाना लग रहा है क्या। देखिए प्रायोन्स क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। जो वायरस का भी स्मॉल पार्टिकल्स होता है, स्मॉल पार्टिकल ऑफ वायरस, प्रोटीन का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रायोन्स। ये प्रायोन्स क्या करते हैं, ब्रेन को डीजनरेट करने का काम करता है और इसकी वजह से एक डिसीज होता है जिसका नाम है क्रोड्ज़फेल्डर जेकब डिसीज। वन ऑफ द एग्जाम्पल है ये डीजनरेटिव डिसीज का। इसके अलावा भी जितने भी डीजनरेटिव डिसीज हैं वो प्रायोन कोज करने का काम करता है, डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, जिसका एक एग्जाम्पल है क्रोड्ज़फेल्डर जेकब डिसीज, है ना। ये ब्रेन का डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक। राइट आंसर तो हमारा ए हो गया। अभी लेवी बॉडी क्या है, लेवी बॉडी जब आप डिमेंशिया पढ़ेंगे तो डिमेंशिया में आप देखेंगे कि जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स बिल्कुल पास आकर के कंसंट्रेट होते हैं, टफ हो जाते हैं, उसका नाम दिया गया है टफ प्रोटीन। ये प्रोटीन एक दूसरे के पास आ जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लेवी बॉडीज, लेवी बॉडीज, और अल्टीमेटली ये ब्रेन को डिजनरेट करके डिमेंशिया करने का काम करते हैं, ठीक है। मैड काउ एक डिसीज है जो कि ब्रेन से रिलेटेड नहीं है, अदर डिसीज है। फिक्स डिसीज क्या होता है, ये भी वन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, लेकिन इस डिमेंशिया में क्या होता है, फ्रंटो टेम्पोरल मेमोरी लॉस,
फ्रंटल और टेम्पोरल लोब से मेमोरी लॉस होता है ओनली, स्पेसिफिकली ये फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब को अफेक्ट करता है, पूरे ब्रेन को अफेक्ट नहीं करता है। ये जस्ट फॉर आपके नॉलेज के लिए थोड़ा थोड़ा आइडिया रखो, ताकि ऐसे ऑप्शन अगर दिख जाए तो आप एक्सक्लूड कर सको और राइट आंसर को चूज कर सको। ठीक है, तो प्रायोन की वजह से कौन सा डिसीज होता है ब्रेन में? क्रुट्ज़फेल्डर-जेकब डिसीज, जो कि वन टाइप ऑफ डिजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है। समझ में आया? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनामिक इज टर्म्ड एज। क्या समझ में आया? जब भी रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाता है, जब एक रिलेशन स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पर अफेक्शन डेवलप होना कौन से स्टेज में स्टार्ट होता है? फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग या फिर स्टोर्मिंग? कौन से स्टेज में होता है? नॉर्मिंग। नॉर्मिंग एक ऐसा स्टेज है जहां पर अफेक्शन डेवलप होना, मतलब ये है कि एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आता है नॉर्मिंग स्टेज में। ये सोशियोलॉजी से क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, नॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, इन विच ईयर द CSSM प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड? क्या है ये CSSM? पहले ये देख ले क्या है। हाँ, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है। ये प्रोग्राम कब आया है? 1992 में आया है ये प्रोग्राम, 1992 में। यही प्रोग्राम आगे चल करके RCH में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम एज न्यू फॉर्म ऑफ CSSM। RCH आया 1995 में, ये RCH 1 है। फिर आगे जाकर के साथ 2005 में RCH 2 आया है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इसमें दिख रहा है क्या 1992? राइट आंसर है ए। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन द ईयर 1992। यही प्रोग्राम आगे जाकर कौन सा प्रोग्राम बना है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83, ये आप मैथ में पढ़ना। विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर गिविंग एन एनिमा? पोजीशन फॉर एनिमा, उसमें भी उसने पूछा है मोस्ट सुटेबल, बताइए। लेफ्ट लेटरल प्रोन नहीं है, राइट लेटरल नहीं है, डिथोटोमी नहीं है, राइट आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। दूसरा नाम क्या है इसका? लेफ्ट सिम्स लेटरल पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? प्लास्टिक बैग, एल्यूमिनियम, न्यूक्लियर वेस्ट। राइट आंसर है वुड, है ना, जो कि कंप्लीटली कंपोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड इज नोन एज? सेप्टिक शॉक मतलब इन्फेक्शन होना चाहिए यहाँ पर। एनाफिलॉक्टिक शॉक मतलब एलर्जी होना चाहिए। न्यूरोजेनिक शॉक में स्पाइन इंजरी वगैरह होना चाहिए। हाइपोवोलेमिक शॉक में फ्लूइड लॉस होना चाहिए, ना, तो राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल लिक्विड स्टेज पे है? मरकरी। और कौन सा मेटल सॉलिड स्टेट? ऐसा भी कुछ क्वेश्चन है ना कि कौन सा मेटल कुछ सॉफ्ट है क्या? सोडियम का क्वेश्चन क्या है जिसको केरोसिन में रखते हैं? नॉर्मल, ठीक है, वो देखेंगे कभी।
हाँ, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसको केरोसिन में रखते हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बर्न हो सकता है, ज्वलनशील, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखेंगे उसको। विच मेटल इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, आंसर क्या है? मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स? ग्लोमेरुलर, मिक्चुरेशन, किडनी प्रोसेस और प्रोस्टेट प्रोसेस? मिक्चुरेशन। प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन का नाम क्या है? मिक्चुरेशन। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसे भी टर्म्स बनते हैं आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर? रियल एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो असल में काम करता है। प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो सिर्फ कुर्सी तोड़ता है ना, काम पीएम करता है। तो रियल एग्जीक्यूटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर। राइट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, फेशियल पैल्सी से ऑल्सो नोन एज, देखने का ही काम नहीं है ना। अच्छा, बाकी के बारे में देख लें क्या? ब्रैकियल, ये ब्रैकियल है, ब्रैकियल पैल्सी। ब्रैकियल पैल्सी इज ऑफ टू टाइप, कौन कौन सा? क्लम्प की पैल्सी और एप्स पैल्सी। ठीक है, क्लम्प की पैल्सी, दूसरा नाम क्या है क्लम्प की पैल्सी का? क्लो हैंड, क्लो हैंड या फिर एप्स हैंड। इस तरीके का हैंड देखा है ना, इस तरीके का देखा है? हाँ, ये होता है क्लम्प की पैल्सी। कौन से लेवल का स्पाइन इंजरी है इसमें? C7 and C8, C7 and C8 है ना। वर्टेब्रल लेवल 7 या वर्टेब्रल लेवल 8 में इंजरी होगा तो आपको क्लम्प की पैल्सी, क्लो हैंड या फिर एप्स हैंड देखने को मिलेगा। एप्स पैल्सी का दूसरा नाम क्या है? इस तरीके का हैंड देखा क्या? इस तरीके का, हाँ, पुलिसमैन। दूसरा नाम है इसका पुलिसमैन्स हैंड या फिर वेटर्स हैंड। हाँ, वेटर्स टिप हैंड, वेटर्स हैंड। ठीक है, ये कौन से लेवल में इंजरी होगा? C5 एंड C6, C5 एंड C6। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने भी नाम लिखे हैं, क्लो हैंड से भी पूछा जा सकता है, एप हैंड्स के नाम आ सकता है क्वेश्चन कि क्लो हैंड में कौन से लेवल के वर्टेब्रल इंजरी देखने को मिलेगा, पुलिसमैन हैंड में कौन से लेवल का वर्टेब्रल इंजरी देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रैकियल पैल्सी दो टाइप का होता है, क्लम्प की पैल्सी और एप्स पैल्सी। एप्स पैल्सी का दूसरा नाम क्या है? फेशियल पैल्सी। कौन सा? क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7, क्रेनियल नर्व 7 इंजरी। समझ में आ गया ये? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लीवर? लीवर का एक फंक्शन बताइए। एलिमिनेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट नहीं है, सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है, सिक्रीशन ऑफ कोलेसिस्टेकिनिन ये तो नहीं है, किसका काम है ये? डिओडेनम के आई सेल्स का। कंसंट्रेशन ऑफ द बाइल, बाइल का कंसंट्रेशन कौन करता है? गॉल ब्लैडर। तो ये क्या करेगा? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेस करने का काम किसका है? लीवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेस गोइटर? इतना अच्छा क्वेश्चन, दिल गदगद हो गया। हाँ, आएंगे भी नहीं। हाँ, इतना होपलेस नहीं करना है। जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, वरना पता चला कि आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं पता, आपने एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी केयर डज नॉट इंक्लूड। क्वालिटी केयर का फ्रेमवर्क में कौन सा एक इंक्लूड नहीं है?
मिशन एंड वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, केयर गाइडलाइन और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। बताइए, एक अच्छा सर्विस देने के लिए, एक अच्छा केयर देने के लिए मिशन एंड वैल्यूज होना चाहिए क्या? बिल्कुल, मिशन होना चाहिए, है ना। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए क्या? केयर गाइडलाइन होनी चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए जो कि गाइड करे, है ना। तो हमारा ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो भी आप प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं उसका एक अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि आप क्वालिटी केयर दे सकें, ये भी होना चाहिए। यहाँ पर रॉन्ग आंसर क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। एक क्वालिटी केयर देने के लिए आपको डीप थिंक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इसका राइट आंसर कौन सा है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज कार्डिनल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस? कार्डिनल साइन पूछा है उसने। क्रोसियस साइन, टिवोस्टिक साइन, ये गेमिंग नहीं, कर्निंग है, कर्निंग साइन, ओटोलानी साइन, कर्निंग साइन। राइट आंसर सी। क्या होता है कर्निंग साइन? क्या होता है? जब आप पर्सन को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे और उसके नी को बेंड करेंगे। When you ask patient to lie in supine position and ask patient to bend his or her knee, जब आप पेशेंट को नी को बेंड करने के लिए बोलेंगे तो उसका नी फ्लेक्शन पेनफुल होगा। देन नी फ्लेक्शन विल बी पेनफुल। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव कर्निंग साइन, कर्निंग साइन प्रेजेंट है। एक और साइन होता है, कौन सा साइन है? ब्रोडचिंस्की साइन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? काफ मसल में पेन होता है। हाँ, पेनफुल हेड या फिर नेक फ्लेक्शन। जब आप पेशेंट को बोलेंगे आप अपने हेड को आगे की तरफ बेंड कीजिए, जब उसमें पेन होता है, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं काफ मसल में पेन होगा, किसमें होता है? किसमें? कॉमन साइन, डीवीटी को इंडिकेट करता है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। क्रोसियस साइन किसमें देखने को मिलेगा? हाइपो। कैसे पता चलेगा आपको क्रोसियस साइन में? इसका दूसरा नाम क्या है? कार्पोपेडल स्पाज्म। तो जब आप बीपी कप टाई करोगे और 30 mm ऑफ Hg हायर इन्फ्लेट करोगे तो हैंड स्पाज्म हो जाएगा ना, उसी को बोलते हैं कार्पोपेडल स्पाज्म। चिवोस्टिक साइन क्या है? हाँ, टेपिंग ऑन फेशियल नर्व। क्या करेगा? लीड्स टू चिक मसल स्पाज्म। फेशियल स्पाज्म स्पेसिफिकली चिक्स मसल में स्पाज्म होगा, उसको क्या बोलते हैं? चिवोस्टिक साइन। कर्निंग साइन हमने देख लिया। ओटोलानी साइन कहाँ देखने को मिलता है? हिप डिस्प्लेजिया में देखने को मिलता है, ठीक है। ओटोलानी साइन। यहाँ पर आप दो साइन और देखोगे, ओटोलानी और एक बी से कुछ साइन आता है, वो साइन भी आप देखने को मिलेगा हिप डिस्प्लेजिया में, ठीक है। बार्लो, ओटोलानी एंड बार्लो साइन, ये दोनों साइन आपको हिप डिस्प्लेजिया में देखने को मिलेगा। ये आप पीडिया में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पीडियाट्रिक का टॉपिक है, ठीक है। बढ़े हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम
हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज के मेजर कॉज क्या है? प्रीएक्लेम्सिया, इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन एक्शन, एटोनिक यूट्रस और थ्रोम्बिन। Which one of the following is the major cause of postpartum hemorrhage? मतलब PPH। PPH का one of the major cause क्या है? एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस का मतलब क्या है? यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लैक ऑफ भी नहीं, इसे हम ये बोलेंगे लॉस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच क्या है? एटोनिक यूट्रस। इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? इनकोऑर्डिनेट मतलब हाइपर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शंस बहुत रैपिडली और बहुत फोर्सफुली हो रहा है। प्रीएक्लेम्सिया पता है आपको क्या होता है? इंक्रीज्ड बीपी विद प्रोटीन यूरिया। बीपी बढ़ेगा, साथ में प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। इनकोऑर्डिनेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है इंक्रीज्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। एटोनिक यूट्रस मतलब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होता रहेगा। थ्रोम्बिन आगे कुछ भी लिखा नहीं है ना, थ्रोम्बिन का मतलब गलत है ना। अच्छा, पीपीएच के बारे में हम एक दो चीज देख लेते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज दो टाइप का होता है, पढ़ लिया क्या? प्राइमरी हेमरेज और सेकेंडरी हेमरेज। ठीक है, प्राइमरी हेमरेज फर्दर दो टाइप्स का होता है। एक होता है ड्यूरिंग थर्ड स्टेज, है ना, ड्यूरिंग थर्ड स्टेज या फिर ड्यूरिंग प्लासेंटा डिलीवरी, और एक होता है ट्रू पीपीएच। ड्यूरिंग थर्ड स्टेज क्या है? हाँ, बिफोर प्लासेंटा डिलीवरी एक्सेसिव ब्लीडिंग। इसमें क्या हो रहा है? प्लासेंटा डिलीवर नहीं हो चुका है, फीटस डिलीवर हो चुका है। प्लासेंटा के डिलीवरी से पहले एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप मैनेजमेंट क्या करेंगे? मैनेजमेंट आप एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे, मतलब ऑक्सीटोसिन देंगे और मैनुअल कंप्रेशन भी कर सकते हो, मसाज भी कर सकते हो ना, एक्टिव मैनेजमेंट करेंगे आप। ट्रू पीपीएच में क्या है? ट्रू पीपीएच मतलब आफ्टर प्लासेंटा डिलीवर, यूजुअली आफ्टर 24 आवर। आफ्टर 24 आवर नहीं बोलेंगे हम, आफ्टर प्लासेंटा डिलीवरी बिफोर 24 आवर, बिफोर 24 आवर ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी को भी 24 आवर होने से पहले जो ब्लीडिंग होता है उसको बोलते हैं ट्रू पीपीएच। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? एटोनिक यूट्रस, मतलब यूट्रस अभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। इस टाइम पर भी आप ऑक्सीटोसिन देंगे, यूटेराइन मसाज करेंगे, फंडल मसाज करेंगे। ठीक है, अगर 24 आवर हो चुके हैं तो आफ्टर 24 आवर टिल 6 वीक ऑफ डिलीवरी, है ना, 42 डेज बोलो या फिर 6 वीक बोलो, तब तक अगर ब्लीडिंग हो रहा है, उस पीरियड में अगर ब्लीडिंग होता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पीपीएच। और इस टाइम पर इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? हाँ, रिटेन्ड बीट्स ऑफ प्लेसेंटा। समझ में आया क्या? यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट क्या होगा? मैनुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर जो भी बीड्स है उसको मैनुअली रिमूव किया जाएगा। तो इसने मोस्ट कॉमन कॉज कब पूछा है? ड्यूरेशन इसने स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ मोस्ट कॉमन कॉज पूछा था। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एटोनिक यूट्रस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितने बार एक पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है? 2 टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, 1 टाइम और 5 टाइम्स?
एनी नंबर ऑफ टाइम, ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच इज द कोज ऑफ एन्यूरिया? एन्यूरिया का कोज कौन सा है? अपेंडिसाइटिस, रीनल फेलियर, गैस्ट्राइटिस या पायरेक्सिया? राइट आंसर है रीनल फेलियर। एन्यूरिया का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ यूरिन, हाँ, क्योंकि स्मॉल अमाउंट कितना है? लेस देन 100 ml इन 24 आवर, इसको बोलते हैं एन्यूरिया। ओलिगोयूरिया किसे कहते हैं? लेस देन 500 ml इन 24 आवर। पोलीयूरिया किसे कहते हैं? मोर देन 2000 ml इन 24 आवर। समझ में आया ये? एन्यूरिया 100 ml से कम, ओलिगोयूरिया 500 ml से कम और पोलीयूरिया 2000 ml से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बाइल सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फैट? प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज? रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू। अच्छा, रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? रीनल थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? एक मैक्सिमम लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट आफ्टर विच किडनी स्टार्ट एक्सक्रीटिंग इन यूरिन। एक मैक्सिमम वैल्यू तब तक किडनी रीअब्जॉर्ब कर सकता है, उस वैल्यू के ज्यादा होने के बाद वो रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप करके एक्सक्रीशन स्टार्ट कर देता है। समझ में आया क्या? एक मैक्सिमम वैल्यू तक किडनी रीअब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को या कंटेंट को, उस वैल्यू के बाद किडनी एक्सक्रीट करना स्टार्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड कितना है? 180, 185, 182 या 188? कितना है? 180 mg पर dl। समझ में आया क्या ये? ये था आरआरबी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आरआरबी के, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ हैं, ठीक है। थैंक यू।